गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका शर्मिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कर लिया था राजस्थान नगर पालिका एक्ट का, या अपन कहें तो EORO पार्ट बी का। उसमें सारी चीज़ें कर ली थी, परिभाषा तक कर लिया था। ठीक है। और अब अपन तरीके से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैंने सारी चीज़ें बताई दी थी कि 9 चैप्टर अपने को करने हैं, और जिसमें से अपने सिलेबस में चैप्टर 2, 3, 4, 5, फिर 7, फिर 11, 12, 13 और 14 हैं। ठीक है। 9 चैप्टर अपने को करने हैं। 295 96 के आसपास धाराएं हैं, वो अपने को करनी है। एक एक धारा मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, सारी धाराएं याद करवा दूंगा, और धाराओं के अंदर क्या मैटर है वो सारे अपन पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना। और म्युनिसिपल फॉर्मेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है। नगर पालिकाओं का गठन और शासन, जो धारा 3 से 50 तक अपन पढ़ेंगे। ठीक है। धारा 3 से 50 आपको याद भी करवा दूंगा, एक एक धारा, और इसके अंदर क्या है वो भी अपन पढ़ लेंगे। यानी नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा और उनका शासन कैसे होगा। ठीक है। कोई भी नगर पालिका है, ठीक है, एक्स नगर पालिका है, मान लो ये नगर पालिका है, तो ये नगर पालिका है तो एक नगर पालिका की सीमा भी होगी। ठीक है। यानी भौगोलिक रूप से, मान लो भौगोलिक रूप से कोई एरिया होगा, उसकी सीमा भी होगी। अब उस भौगोलिक रूप में, उस भूमि में, उस जमीन पे लोग भी रह रहे होंगे, लोगों की कुछ जनसंख्या भी होगी वहां पे। ठीक है। और जमीन अलग अलग, उसमें बहुत सारी चीजें भी होंगी, पार्क भी होगा, खेल के मैदान भी होंगे, मकान भी होंगे। ठीक है। बंजर भूमि भी होगी, सारी चीजें उसमें होंगी। ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से उसको फिर क्या अपन वार्डों में बांटेंगे, उसके लिए चुनाव होंगे। तो चुनाव कौन लड़ेगा? आदमी लड़ेगा, सदस्य। तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा या क्या होगा, अध्यक्ष होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें होंगी। कौन कौन से उसके मेंबर होंगे, क्या मनोनीत सदस्य भी होंगे क्या, ये सारी चीजें किसमें पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में। ठीक है। नगर पालिकाओं का गठन और शासन, क्या उसका कंपोजिशन होगा, क्या उसमें सीटों का आरक्षण भी होगा, क्या उसमें वार्ड होगा, वार्ड को कैसे बांटेंगे, कितने मिनिमम वार्ड रहेंगे, ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर नगर पालिका को गठन कर दिया, नगर पालिकाओं का शासन चलने लग गया, तो क्या नगर पालिका के कोई कार्य भी होंगे? क्या अध्यक्ष होगा, उसमें उपाध्यक्ष होगा, उसके भी कार्य होंगे? क्या नगर पालिका भाई जब अपन गठन ही कर दिया तो राजनीतिक नियुक्तियां होगी, तो ब्यूरोक्रेसी भी होगी, ईओ भी होगा, आयुक्त भी होगा, उसके भी कोई कार्य होंगे? क्या ये सारी चीजें नगर पालिका का गठन और शासन धारा 3 से 50 तक अपन पढ़ने वाले हैं। एक एक धारा पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको मजा आने वाला है। और ये मानो कि 40 नंबर की आप टेंशन बिल्कुल हटा दो। ठीक है। अब अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से क्वेश्चन बनने हैं अब स्टार्ट होगा। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं नगर पालिकाओं का परिसीमन। ये क्या है? धारा 3 है, धारा 3, नगर पालिकाओं का परिसीमन। ठीक है। परिसीमन किस में पढ़ते हो बताओ? पॉलिटी में पढ़ते हो क्या? अनुच्छेद 82 है क्या? अनुच्छेद 82, उसी में पढ़ते हैं ना परिसीमन। ठीक है। यानी जब प्रत्येक जनगणना के बाद जब सीटों का परिसीमन होता है, सीटों की संख्या का निर्धारण होता है, वो तो इसका परिसीमन, नगर पालिका का परिसीमन क्या होगा, डिलिमिटेशन क्या होगी, वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब ये अपन एक्ट पढ़ेंगे, इसमें एक तो होगी राज्य सरकार, होनी है भाई। राज्य सरकार तो माई बाप है, ऊपर ही ऊपर राज्य सरकार ही है अगर अपन राजस्थान की बात करेंगे। नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं तो फिर है नगर पालिका। ठीक है। उसके बाद है आपका ईओ, जिसको चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बोल रहे हैं, सीएमओ बोल रहे हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। यानी बार बार इनका जिक्र होना है कि कहीं पे राज्य सरकार अधिसूचना करेगी, आदेश निकालेगी, कहीं नगर पालिका का कर्तव्य होगा, कहीं सीएमओ यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर मुख्य नगर पालिका का कर्तव्य होगा। तो ये तीनों चीज इर्द गिर्द रहेंगी। अध्यक्ष तो अलग से होगा, अध्यक्ष की तो बात होगी ही, लेकिन अध्यक्ष आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो राज्य सरकार, नगर पालिका, सीएमओ। सीएमओ मैं किसको बोल रहा हूं? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है। तो सीएमओ से कंफ्यूज मत होना। तो एक बात बताओ भाई, नगर पालिकाओं का परिसीमन हो रहा है, नगर पालिका तो बनी नहीं, तो इसका मतलब नगर पालिका सीएमओ की तो बात होगी ही नहीं। यानी जब भी नगर पालिका का परिसीमन होगा, नगर पालिका गठित की जाएगी, तब राज्य सरकार क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करेगी। क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करेगी। और किसी स्थानीय क्षेत्र को, कोई भी स्थानीय क्षेत्र है,
उसको क्या कर सकती है? नगर पालिका घोषित कर सकती है, नगर पालिका में शामिल कर सकती है, नगर पालिका से अपवर्जित मतलब हटा सकती है, और नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकता है भाई? राज्य सरकार। कैसे? राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके क्या कर सकता है? कोई स्थानीय क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र का क्या कर सकता है? उसको नगर पालिका घोषित कर सकती है, नगर पालिका में शामिल कर सकती है। अगर वो स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में शामिल है तो वहां से उसको हटा सकती है, या पहले से ही कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका बनी हुई है तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो गया? वापस, ये मेरा गांव है, ठीक है, ये मेरा गांव है, कोई भी है, गांव है, पंचायती राज अधिनियम 1994 चल रहा है, सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है, बढ़िया चल रहा है, और गांव का विकास हुआ और बहुत अच्छी तरीके से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, यानी ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणशील क्षेत्र। तो राज्य सरकार को लगेगा, या बजट में घोषणा होगी, या राज्य सरकार को लगेगा यार ये तो नगर पालिका घोषित करने लायक है गुरुजी का गांव, तो ठीक है, गुरुजी का गांव तो नगर पालिका घोषित करने लायक है, तो क्या करेगी? तो ये गांव है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्थानीय क्षेत्र। क्या बोल रहे हैं? स्थानीय क्षेत्र। इस मेरे गांव को क्या बोल रहे हैं एक्ट में? स्थानीय क्षेत्र। इसको क्या नगर पालिका घोषित किया जा सकता है? किया जा सकता है। या नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है? किया जा सकता है। या मान लो ये स्थानीय क्षेत्र पहले से ही नगर पालिका है, तो नगर पालिका से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। पहले से ही नगर पालिका है तो इसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। इतना था, और भाई ये इतना ही रख दिया, ठीक है। तो स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। करेगा कौन? राज्य सरकार। कौन करेगा? करेगा कैसे? राजपत्र में प्रकाशित करके। किस में प्रकाशित करके? राजपत्र में प्रकाशित करके। मेरे हिसाब से यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके गांव को क्या क्या कर दिया? आपके गांव के साथ, आपके गांव के साथ हमने कर दिया, उसको नगर पालिका भी घोषित कर दी, यानी सपने दिखा दिए कि नगर पालिका घोषित हो गई। कल को हुआ कि नहीं, नगर पालिका में शामिल कर देते हैं दूसरी नगर पालिका में, चलो ये भी कर दिया। कल को लगा कि नहीं 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 नहीं, इसको तो नगर पालिका से निकालो, तो हटा भी सकते हैं, या इसकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये चार चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब है और यदि, अब देखो, और यदि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या नगर पालिका में शामिल किया जाए। अब कंडीशन देखो, क्या इन चीजों की, स्थानीय क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं? ए, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, या तो उसको क्या कर दिया हमने? नगर पालिका घोषित कर दिया, या क्या कर दिया? नगर पालिका में शामिल कर दिया गांव को। बी कंडीशन क्या है? स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित कर दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। क्या ऊपर वाली कंडीशंस में निकाली गई है क्या? हाँ, उनमें से निकाला गया है। क्या कि या तो उसको नगर पालिका घोषित कर दो, या नगर पालिका में शामिल कर दो, या उसको क्या कर दो? नगर पालिका से हटा दो। और भी कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? कौन सी सर बताएं, हमें दिखाएं। यदि किसी नगर पालिका की सीमाओं को किसी दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दें, ठीक है, या एक नगर पालिका को दो या अधिक नगर पालिका में विभाजित कर दें। समझ गए? यानी मान लो किसी एक नगर पालिका ये है, और उस नगर पालिका को दूसरी में शामिल कर दें, हाँ कर दो। या कोई भी स्थानीय क्षेत्र है, या कोई एक नगर पालिका है, उसको विभाजित कर दो। ये नगर पालिका थी और इसकी दो नगर पालिका बना दी। क्या कर दिया? एक नगर पालिका में दूसरी नगर पालिका क्या कर दी? शामिल कर दी। या एक बड़ी नगर पालिका थी, उसको क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी हो गई? सी हो गई। या कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे, यानी कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे, यहां तक पढ़ना है, यहीं तक पढ़ना है। तब राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी। अब कौन से उपबंध होंगे? क्या चार चीजें थी कि या तो स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दे या नगर पालिका में शामिल कर दे। दूसरी कंडीशन क्या थी? स्थानीय क्षेत्र जो है वो उस नगर पालिका से उसको क्या कर दे? हटा दे। या किसी दूसरी नगर पालिका में
शामिल कर दें, या उसकी सीमाओं में क्या कर दें, विभाजित कर दें नगर पालिका को दो या अधिक नगर पालिका में, या कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका ही नहीं रहे, पहले था लेकिन अब नहीं, अब नगर पालिका ही नहीं रहा। तो ये चार कंडीशन हो गई, ए बी सी डी। ठीक है, अब तो राज्य सरकार क्या करेगी, शुरू में बताया था राजपत्र में प्रकाशित करेगी। करेगी क्या, अगर ए वाली कंडीशन है, ए वाली कंडीशन क्या है कि किसी नगर पालिका घोषित कर दे किसी स्थानीय क्षेत्र को, तो क्या करेगी, सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह के भीतर भीतर कराया जाएगा, यानी 6 महीने के भीतर भीतर क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, सदस्यों के लिए। ठीक है, अगर उसको अपवर्जित कर दिया, हटा दिया, तो क्या कर देगी, उन सदस्यों को हटा दिया जाएगा जो पहले थे नगर पालिका, वो स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में था तो उसमें कुछ सदस्य बने होंगे, और जब इसको हटाई दिया जाएगा तो उन सदस्यों को भी हटा दिया जाएगा। सी क्या था, शामिल कर ले या विभाजित कर दें। तो यदि किसी नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो अवधि समाप्ति तक मिलाई गई नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य उस नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे, यानी शामिल कर लिया गया है। किसको, किसी नगर पालिका को, किसमें कर लिया, दूसरी नगर पालिका में। देखो ये नगर पालिका है और ये नगर पालिका है, ये नगर पालिका ए है, ये नगर पालिका बी है, इस नगर पालिका में अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और मेंबर हैं। ठीक है, इसमें सेम मेंबर है, इसमें भी अध्यक्ष है, इसमें भी उपाध्यक्ष है। अब ये इसको इसमें शामिल कर लिया, इसमें शामिल कर लिया, और इसको मान लो कि 2 साल हो गए इसके कार्यकाल को, बच्चे में कितने साल हैं, 3 साल। तो 3 साल तक है ना, ये जो शामिल की गई नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनको तब तक सदस्य समझा जाएगा, उनको तब तक सदस्य समझा जाएगा। ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर विभाजित कर दी गई है, अगर नगर पालिका विभाजित कर दी गई है तो जो नवीन नगर पालिकाएं बनी हैं और उनके जो सदस्य हैं वो हम सदस्य बने रहेंगे। जैसे ये नगर पालिका थी, इसमें भी मेंबर हैं, इसके भी मेंबर हैं। अब इनको विभाजित कर दिया ना तो नवगठित नगर पालिकाएं हो गई, तो ये जो बची हुई अवधि है तब तक ये क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। बताओ कोई समस्या है तो। ठीक है, नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा, कंडीशन कौन सी, डी, यानी कोई स्थानीय क्षेत्र, है ना, ये बुक में आप कर लेना इसको यहीं तक, फिर आगे पढ़ना है। यानी ये 4 कंडीशन हो गई कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे। ये चौथी कंडीशन थी, तो चौथी कंडीशन में क्या हो गया कि नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। कहां से, क्यों भाई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका रहा ही नहीं, तो नगर पालिका क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। ठीक है, अब वो जो स्थानीय क्षेत्र जो पंचायत बना रहेगा या ग्राम पंचायत बना रहेगा वो आगे की बात है। ठीक है, तो मैं एक ही चीज में आपको इसको समझा देता हूं, एक ही पेज पे। ओके, क्या है, मैं यूं कहता हूं कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र, कोई भी स्थानीय क्षेत्र क्या है, या तो उसको नगर पालिका घोषित कर दे, इस स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दे, या नगर पालिका में शामिल कर ले, या उसको क्या कर दे, अपवर्जित कर दे, या नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन कर दे। ये कौन करेगा, राज्य सरकार। कैसे करेगी, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा। ये था, स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित कर सकती है, शामिल कर सकती है, हटा सकती है और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। फिर 4 कंडीशन, ए बी सी और डी। या तो क्या कर दिया, घोषित कर दिया,
या उसको क्या कर दिया, शामिल कर दिया। ये तो कंडीशन कौन सी, ए। या उसको क्या कर दिया, अपवर्जित कर दिया। क्या कर दिया, अपवर्जित कर दिया। या नगरपालिका में शामिल कर दिया दूसरी नगरपालिका में। या क्या कर दिया, सीमा मतलब विभाजित कर दिया एक नगरपालिका को। या वो नगरपालिका स्थानीय क्षेत्र रहे ही नहीं, नगरपालिका रहे ही नहीं, तो क्या दिक्कत होगी, तो क्या कंडीशन होगी। तो पहली वाली में क्या कर रहे हैं, नगरपालिका बना रहे हैं, तो वहां 6 माह के भीतर भीतर क्या हो जाएंगे, चुनाव। क्या कर रहे हैं, जब नगरपालिका घोषित कर रहे हैं या नगरपालिका में शामिल कर रहे हैं। और अगर अपवर्जित कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में क्या है, अपवर्जित कर रहे हैं, तो वो सदस्य को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और नगरपालिका में शामिल कर रहे हैं, नगरपालिका में शामिल कर रहे हैं, तो सदस्य समझे जाएंगे। जो मतलब जो नगरपालिका के सदस्य थे वो भी वहां सदस्य समझे जाएंगे। चौथे में क्या है, अगर विभाजित कर दे, जैसे ये नगरपालिका है, तो अगर विभाजित कर दें 2 नगरपालिकाओं में, तो जो नवगठित नगरपालिकाएं होंगी उनमें जो सदस्य चुने गए थे वो बची हुई अवधि तक सदस्य ही रहेंगे। ये क्या है, धारा अपने 3 है। कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ, ठीक है। तो ये अपन आराम से पढ़ने वाले हैं। चलो आगे अब क्या कहता है, अब ये है कि नगरपालिका तो बना दी स्थानीय क्षेत्र को, किसी गांव को या किसी भी चीज को नगरपालिका तो आपने बना दिया, लेकिन उसकी जो सीमा है, जो भी नई नगरपालिका बनी है, जो भी कोई नई नगरपालिका बनी है उसकी सीमा होगी, सीमा में चिन्ह होंगे। जैसे मान लो कि ये नगरपालिका है, ये इसकी बाउंड्री है, तो ये अधिनियम, ये जो धारा 3 है इसकी जो उपधारा 2 ये कह रही है कि भाई जो ये बाउंड्री है ना, इस पे मान लो चाहे तो आप तारबंदी कराओ या कोई सीमा चिन्ह ऐसे लगाओ कि भाई हाँ ये इस नगरपालिका की बाउंड्री है ना। तो ये जो निर्धारण करोगे बाउंड्री का, ये जिला कलेक्टर से करवाओगे। किससे करवाओगे, जिला कलेक्टर से। या कलेक्टर कोई प्राधिकृत अधिकारी कर दे कि भाई मेरी जगह ये आदमी जाएगा, तो उसको नगरपालिका अपने खर्चे पे उसका अनुमोदन करवाएगी, उसका अनुमोदन करवाएगी। 1 मिनट, क्या करवाएगी, नगरपालिका अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर क्या करवाएगी, सीमांकन करवाएगी। क्या करवाएगी, सीमांकन। किससे करवाएगी, कलेक्टर से। किससे करवाएगी, कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से। क्या करवाएगी, अनुमोदन। यह आपको ध्यान, क्वेश्चन आपके आ जाए कि नवगठित नगरपालिका का सीमांकन निम्नलिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पहला राज्य सरकार, दूसरा नगरपालिका, तीसरा जिला कलेक्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन आएगा, जिला कलेक्टर। या जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नगरपालिका की जो सीमा है, नवगठित नगरपालिका की जो सीमा है उसका सीमांकन करवाएगी। ठीक है, यही है कि ये कर्तव्य होगा कि अपने खर्चे पर कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नगरपालिका की सीमाओं, सीमा चिन्ह आदि का अनुमोदन करवाएगी। ठीक है। ये तीसरा, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे तो नगरपालिका क्या हो जाएगी, अस्तित्वहीन हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तथा नगरपालिका निधि का अतिशेष, भाई नगरपालिका थी पहले, उसमें नगरपालिका निधि भी थी जो धारा 79 अपने परिभाषा में पड़ी थी, कोई फंड होगा उसका। अगर वो स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका ही नहीं है तो वो नगरपालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी, और जो फंड बचा हुआ है उसके पास जो अतिशेष है या कोई अन्य संपत्ति है या कोई प्रभार है वो राज्य सरकार में चला जाएगा। सीधी सी बात है। अगर उसमें कोई बची हुई राशि है उसको उस स्थानीय क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई नगरपालिका थी, ये नगरपालिका थी भाई साहब, ये रही, और उसका फंड था, उस फंड में 1000 रुपए थे। कितने थे, 1000 रुपए। अब ये नगरपालिका रही नहीं रही तो नगरपालिका अस्तित्वहीन हो गई। फंड में 1000 रुपए थे, लेकिन ये देखा गया कि इस नगरपालिका में कुछ लायबिलिटीज थी, यानी उस पर दायित्व थे, कुछ खर्चे थे, और उसके 900 रुपए उस खर्चों को चुकाने में लग गए। तो इस फंड में बचे कितने रुपए, 100 रुपए।
और ये फंड चला किस में जाएगा? राज्य सरकार में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? राज्य सरकार में। अब ये जब नगर पालिका वहां नहीं रही तो वो स्थानीय क्षेत्र हो गया, गांव का गांव रह गया, तो ये जो 100 रुपए है ना, तो उस गांव पे खर्च किए जाएंगे, उस गांव पर खर्च किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? मैंने पहले ही कहा था कि भैया 3 ही चीजों का खेल है इस एक्ट में, राज्य सरकार, नगर पालिका, सीएमओ, मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो लगभग तो काम राज्य सरकार करेगी, बड़े वाले काम तो राज्य सरकार करेगी, छोटे मोटे नगर पालिका, बचा कुचा कौन करेगा? सीएमओ। ठीक है, चलो। यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका न रहे तथा उस क्षेत्र को किसी अन्य स्थानीय प्राधिकर्ता वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो नगर पालिका निधि अन्य संपत्ति उस स्थानीय प्राधिकारी के देते शामिल हो जाएंगे। समझ गए? कि मान लो कि कोई नगर पालिका नहीं रहे वो स्थानीय क्षेत्र, ठीक है, और उस स्थानीय क्षेत्र को मान लो किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के तहत शामिल कर लिया जाए, कि वो मान लो जेडीए में शामिल कर लिया गया कोई विकास प्राधिकरण में, तो उसका फंड कहाँ चले जाएगा? उस स्थानीय प्राधिकारी के पास चला जाएगा। ठीक है, ये बात है इसमें। चलो आगे। अब देखो, अब ये हो जाएगा कि मान लो ये नगर पालिका है, ये स्थानीय क्षेत्र है, ये स्थानीय क्षेत्र था, और ये इस नगर पालिका ए में है, इस नगर पालिका ए में है। और अब इसको हुआ क्या? इसको हटा के और इस बी नगर पालिका में कर दिया इस स्थानीय क्षेत्र को। अब भैया इसका नगर पालिका का जो फंड था या स्थानीय क्षेत्र के लिए जो फंड था उसका क्या करेगा? उसके लिए राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी। राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से क्या करेगी? परामर्श करेगी, और उसको फिर जो वो परामर्श करके जिस नगर पालिका परामर्श के बाद जिस नगर पालिका का नंबर आएगा उसमें वो अधिकार शामिल कर देगी। यानी किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका से वर्जित करके दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए तो राज्य सरकार परामर्श द्वारा, फिर राज्य सरकार आ गई। ठीक है, मान लो कि कोई ऐसा आवास गृह है या मैन्युफैक्चरी है या कोई वेयर हाउस है या कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा कारोबार है, ऐसा उद्योग है जो 2 नगर पालिकाएं हैं उनके समीपस्थ आए। क्या यार ये समझ में नहीं आए कि यार ये इस नगर पालिका में है या इस नगर पालिका में है, तो फिर वहां क्या करेगी? वहां भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्या करेगी? नगर पालिका क्षेत्र घोषित करेगी। ठीक है, तो ये कि भाई कौन सी नगर पालिका में शामिल करे जाए, ये कि कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। तो इसका मतलब एक बात तो ये हो गई कि भाई मान लो किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका से निकाल के दूसरी नगर पालिका में अगर अपन शामिल करते हैं तो राज्य सरकार परामर्श कर लेगी उन दोनों से परामर्श करके, और ये डिसाइड हो जाएगा कि किस नगर पालिका को वो अतिशेष या वो फंड या वो अधिकार किस में शामिल करने। दूसरा फिर ये है कि मान लो कि कोई 2 नगर पालिकाएं हैं और दोनों नगर पालिकाओं की किसी सीमाओं के समीपस्थ कोई चीज आ जाए, कोई विनिर्माणशाला आ जाए, आवास गृह आ जाए, या कोई वेयर हाउस गोदाम आ जाए, या कोई उद्योग आ जाए, तो उनका क्या करेंगे? तो उनका भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मामला उनका निपटाएगी। ठीक है, अब मान लो कि कोई स्थानीय क्षेत्र है और किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है, मान लो कोई गांव है और उस गांव को नगर पालिका में मान लो शामिल कर लिया जाए, तो क्या करेंगे? तो भाई जो भी गांव है पहले तो उस पे पंचायती राज अधिनियम 1994 लग रहा था, अब उसको नगर पालिका में शामिल कर लिया गया, तो बताओ क्या लगेगा? नगर पालिका अधिनियम लगेगा। कि किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तो शामिल किए गए क्षेत्र में संपूर्ण नियम व आदेश जो पूर्ववर्त नगर पालिका में लागू थे उन पे लागू होंगे। ठीक है, ये धारा बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आपको समझ में आनी चाहिए। अब जब किसी गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल कर ले या उसको नगर पालिका बना दिया जाए, ठीक है, जब किसी गांव का कोई क्षेत्र क्या बना दिया जाए? नगर पालिका बना दिया जाए, तो उसमें क्या परिवर्तन होंगे? देखो उसमें परिवर्तन होंगे। वह क्षेत्र गांव रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको नगर पालिका में या तो नगर पालिका बना दिया है या नगर पालिका में शामिल कर लिया है। घोषित नगर पालिका के सरपंच, उप सरपंच व पंच क्या बन जाएंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य।
उपाध्यक्ष क्या बन जाएंगे, देखो सरपंच तो क्या बन जाएगा, अध्यक्ष, उप सरपंच क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष, और पंच क्या बन जाएंगे, सदस्य। ये तो जब है जब उस गांव को, उस पूरे गांव को ही नगर पालिका घोषित कर दिया जाए, उस गांव को ही नगर पालिका घोषित किया जाए। अगर मान लो कि वो नगर पालिका में शामिल करे उस गांव को, किसको, उस गांव को किसी नगर पालिका में शामिल करे, तो उसके सरपंच, उप सरपंच व पंच अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ये कैसे हुआ सर, उस गांव के अध्यक्ष को, उस गांव के सरपंच को तो अध्यक्ष बना रहे हो, उस गांव के सरपंच को उपाध्यक्ष बना रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि वह पहले से ही नगर पालिका है ना, वहां अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, सदस्य भी हैं। अब इस नगर पालिका में उस गांव को शामिल कर रहे हैं, तो वो जो सरपंच, उप सरपंच, वो पंच है, उनको अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया, यानी ये एक है, ये दूसरा। ये कंडीशन जब है जब किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दें, और ये कंडीशन जब है जब किसी नगर पालिका में गांव को शामिल कर लें। तो इन दोनों कंडीशन में या तो उसको क्या कर लिया, गांव को नगरपालिका बना दिया या नगरपालिका में शामिल कर दिया, तो पंचायत काम करना बंद कर देगी, बिल्कुल बंद कर देगी, क्योंकि अब नगरपालिका एक्ट लग जाएगा उसमें। ठीक है, गांव की संपूर्ण आस्ती एवं दायित्व उस नगरपालिका के हो जाएंगे। मान लो कुछ एसेट एंड लाइबिलिटीज थी, ठीक है, मान लो चाहे तो उसके पास आगम हो यानी पैसा बचा हुआ हो, या उसके पास उधार हो, तो वो किसकी, नगरपालिका की हो जाएंगी, नगरपालिका की हो जाए। सीधी सी बात है, ये तो सीधी मतलब कि कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो गांव की जो संपूर्ण जितने भी या उधारी है या उसके पास बचा हुआ है प्लस में है, वो किसके हो जाएंगे, नगरपालिका में। नगरपालिका उस क्षेत्र में कर लगा सकेगी, बिल्कुल लगा सकेगी, क्योंकि अब वो नगरपालिका में आ गया है। क्या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में रहेगा, अरे भाई नहीं रहेगा, क्योंकि नगरपालिका ही बनाएगी। बताओ, वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, कॉमन सेंस की बात है, नहीं रहेगा। पंचायत काम करना बंद कर देगी, साफ कर देगी, कॉमन सेंस की बात है। गांव की संपूर्ण एसेट लायबिलिटीज हो जाए, बिल्कुल सही बात है। कर लगा सकेगी, बिल्कुल सही बात है। 1994 में रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब एक चीज है इसमें समझने वाली, क्या कि अगर पूरे गांव को नगरपालिका घोषित कर देते हैं तो उसके सरपंच, उप सरपंच व सदस्य, उसके पंच क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। अगर किसी गांव को नगरपालिका में शामिल करते हैं तो उसके सरपंच, उसके उप सरपंच और उसके पंच हैं वो अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, टाइम आधा घंटे का होने को आया और अपनी एक ही धारा हुई है। तो ये धारा आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जानी चाहिए। इसमें खाली ज्यादा है ही नहीं। इसमें क्या कह रहे हैं कि नगरपालिका बना रहे हैं बेसिकली। अभी वार्ड वगैरह या सदस्य किसी का निर्वाचन नहीं कर रहे, अभी तो खाली नगरपालिका ही बना रहे हैं। और नगरपालिका भी किसको बना रहे हैं आप सोचो, कोई नगर परिषद की बात करिए क्या, ना। नगर निगम की बात करिए क्या, ना। तो भाई बेसिकली लगभग चीज ये कि गांव को नगरपालिका बना रहे हैं या नगरपालिका में शामिल कर रहे हैं, इतनी सी चीज है। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आना चाहिए। धारा 3 ने ही आधा घंटा खा लिया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। आगे चले, चलो धारा 4 मैं याद करवा दूंगा अभी। धारा मतलब ये जो है ना, एक एक धारा याद करवा दूंगा। ये कह रहा है कि भाई कोई भी नगरपालिका बनाई अपन ने, ठीक है, तो हो सकता है कि नई नई नगरपालिका बनी है और कोई अधिनियम के कोई उपबंध है जो वहां लागू करना या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि बेफालतू की चीज है। कि मान लो कोई गांव है और उसको अभी नगरपालिका बनाया ही है, और इस एक्ट में तो बहुत प्रकार के उपबंध है, ठीक है। कि मान लो वहां से कोई कर वसूल करना है, ठीक है, जबकि वहां वो कर वसूल करने का अभी कोई है ही नहीं मामला, ठीक है। या कोई बड़ी बिल्डिंग से या 300 जो 500 वर्ग गज का कोई प्लॉट है, ऐसे में से आपको है ना कर वसूल करना है, वह है ही नहीं, अभी इतना विकास हुआ ही नहीं है। तो वो जो कुछ उपबंध होंगे उसमें राज्य सरकार उसको छूट दे देगी कि भाई आपके लिए ना ये अनुपयुक्त है, तो अभी कोई इनको परिवर्तन करना या ऑपरेशन लागू करना अभी कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे छूट दे सकती है। कौन देगी बताओ, राज्य सरकार देगी। मैंने क्या बताया, राज्य सरकार, नगरपालिका, सीएमओ, तो राज्य सरकार उसको छूट दे सकती है। अधिसूचना करेगी, और जब तक वो अधिसूचना लागू रहती है तब तक राज्य सरकार उसके लिए नियम बना सकती है। उसके लिए क्या बना सकती है, नियम, कि आप इस प्रकार से काम करोगे।
तो इस धारा में कुछ नहीं है। इस धारा में खाली इतना है कि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की छूट दे सकती है, जो उस नई नगरपालिका के लिए उनको परिवर्तन में लाना अनुपयुक्त हो। ठीक है, ये चीज है इसमें, तो बड़ी कोई बात नहीं है। ओके, चलो आगे। धारा 5 क्या कहती है? नगरपालिका की स्थापना और निगमन। नगरपालिका की स्थापना और निगमन। सर अभी आपने क्या किया था? अभी भी तो स्थापना ही करी थी भाई। उसकी घोषणा हुई थी कि इस गांव को नगरपालिका घोषित किया जाता है, या इस गांव को इस नगरपालिका में शामिल किया जाता है, या इस गांव को इस नगरपालिका से हटाया जाता, वो घोषणा ही हुई थी। लेकिन अब स्थापना होगी, ठीक है, वो इतनी देर तो कागजों में थे, अब इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। कैसे? जैसे मैंने क्या बताया, ट्रांजिशनल एरिया, इसको ओ कर लो, ओ ट्रांजिशनल एरिया मैं पहले बता चुका हूं। स्मॉलर अर्बन एरिया, वृहत्तर नगर एरिया, लार्जर अर्बन एरिया। तो ये तो क्या बनेगा, ये बता चुका हूं मैं। ये क्या बनेगा? नगर परिषद। ये क्या बनेगा? नगर निगम। अब ये मान लो कोई नगरपालिका घोषित कर दी, उसको अपन क्या कह रहे हैं? नगरपालिका बोर्ड। ठीक है, नगरपालिका बोर्ड बना दिया। अब नगरपालिका भाई बनेगी तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे आगे क्या होगा, एक निगम बनेगा। निगम, मेयर निगम का मतलब है कि एक ऐसी बॉडी बनेगी जो क्या करे, कोई निगमित निकाय बनेगा, उसकी मोहर होगी और शाश्वत उत्तराधिकार चलता रहे। यानी नगरपालिका बन गई, पांच, उसके उत्तराधिकार क्या, मान लो कि आज अध्यक्ष है, कल दूसरा अध्यक्ष बनेगा या वही अध्यक्ष बनेगा, तो ये शाश्वत उत्तराधिकार है, ये चलता रहेगा आगे, आगे भी चलता ही रहेगा। नगरपालिका में जो कार्य हो रहे हैं, नगरपालिका की जो चीजें हैं, वो आगे भी चलती रहेगी। तो शाश्वत क्या होगा? उत्तराधिकार होगा। उस नगरपालिका बोर्ड की मोहर होगी क्या, सील होगी क्या? हाँ होगी। और निगमित निकाय होगा, एक वो बॉडी बन जाएगी। बॉडी बन जाएगी तो उसका क्या मतलब है कि कल को मान लो उसके नाम से वाद चलाया जा सकेगा, उसके केस से कि मान लो कि नगरपालिका में नगरपालिका के कारण, या नगरपालिका ने कोई पुलिया बना रखा था और नगरपालिका ने पुलिया बनाया, और मान लो वो नगरपालिका की पुलिया के ढहने से 2 लोग मर गए, वो केस कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। तो वो नगरपालिका के नाम से वो केस लड़ा जाएगा, तो वो निगमित निकाय होगा, उसकी मोहर भी होगी, शाश्वत उत्तराधिकारी भी होगा। ये सारी चीजें सब में लागू होंगी, सब में लागू होंगी। तो अब क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं, अब उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। घोषणा हो गई, अब उसमें अपन उसके उत्तराधिकार ला रहे हैं, उसको एक बॉडी बना रहे हैं और उसकी एक मुहर होगी। ये सारी चीज अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। घोषणा के बाद आगे होने वाली क्या चीजें, आगे की धाराओं में यही होगा। अगर मान लो राज्यपाल को ये लगती है कि यार कोई औद्योगिक नगरी है या उद्योग है, ऐसा लगता है, तो वहां अगर राज्यपाल अधिसूचना दवा जारी कर देगा कि भाई वहां नगरपालिका की स्थापना नहीं होगी। मान लो ये कोई एरिया है, ये कोई बड़ा एरिया है, और इसको लगता है कि यार यहाँ उद्योग ये सारी है, इसकी ये औद्योगिक नगरी है, तो राज्यपाल अधिसूचना से ये घोषित कर देगा कि भाई इस क्षेत्र को है ना, नगरपालिका की स्थापना यहाँ पे नहीं की जाएगी। वो कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। चलो ठीक है, आगे मान लो कोई एरिया ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो और वहां पे अलग से नगरपालिका, कौन? राज्य सरकार प्राधिकरण घोषित कर सकेगी। उसके लिए अलग से, नगरपालिका से तो उसको हटा देगी और उसके लिए अलग प्राधिकरण घोषित कर सकेगी। ये कौन करेगा? राज्य सरकार। याद रखना, ये बहुत प्रश्न आएंगे, ऐसे ही प्रश्न कंफ्यूज करेंगे कि भाई औद्योगिक नगरी को नगरपालिका वहां स्थापित नहीं होने देगा, कौन? राज्य सरकार, राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, ये आएंगे। तो वहां सीधी सी बात है, कौन? राज्यपाल। राज्यपाल इस पूरे एक्ट में 2-3 बार ही आएगा, और मैं आगे बता भी दूंगा ये सारी चीजें। वहां कौन आएगा? राज्यपाल। और अगर मान लो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन रूप से कोई महत्वपूर्ण जगह है, उसको कौन नगरपालिका वहां स्थापना होने से रोकेगा? राज्य सरकार। ठीक है। धारा 3 क्या? नगरपालिका का परिसीमन। धारा 4 क्या? उन उपबंध जो है उनको परिवर्तन से छूट। धारा 5 क्या? नगरपालिका की स्थापना और निगमन। आगे चले, यह आपकी धारा 6 नगरपालिका की संरचना, कंपोजिशन। देखो मैं कह रहा था ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या हुई? घोषणा हुई, घोषणा हुई और उसमें कोई उपबंध है उनकी छूट दी गई। फिर घोषणा तो हो गई, वो तो कागजों में हो गई कि इस गांव को क्या बना रहे हैं? नगरपालिका। लेकिन उस नगरपालिका की स्थापना के लिए भाई कोई चीज होनी चाहिए ना, एक निकाय बना दिया, एक बॉडी बना दी, उसकी एक मोहर होगी, शाश्वत उत्तराधिकार होंगे, ठीक है।
अब उससे आगे चलते हैं कि चलो नगर पालिका की घोषणा भी हो गई, उसकी स्थापना भी हो गई, तो आगे कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है? जैसे कंपोजिशन का मतलब है जैसे पानी का क्या कंपोजिशन है, H2O है, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें नगर पालिका में क्या होंगे भाई? नगर पालिका में कंपोजिशन होगा, उसके वार्ड होंगे, ठीक है, उसके सदस्य होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कंपोजिशन। तो इस धारा में बताया गया है कि जो भी नगर पालिका के स्थान है वो क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष, जिसको अपन क्या बोलेंगे? वार्ड बोलेंगे। और इन वार्डों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। इन वार्डों की संख्या 13 से कम नहीं होगी, ठीक है। और समय समय पर राज्य सरकार नियत कर सकेगी। मतलब 13 से कम नहीं होगी, बाकी राज्य सरकार समय समय पर डिसाइड करती रहेगी, ठीक है। क्या होगा? वो वार्ड है, किससे भरा जाएगा? सदस्यों से। और उसका निर्वाचन क्या होगा? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है। ये तो क्या हो गए? सदस्य हो गए, ठीक है। ये तो क्या हो गए? सदस्य हो गए। लेकिन वहां नगर पालिका क्या किसी एमएलए वहां प्रतिनिधित्व कर रहा होगा? हाँ, कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। भाई किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो आती होगी वो जगह, हाँ। क्या वो एमपी प्रतिनिधित्व वहां से कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि किसी लोकसभा क्षेत्र में तो आती ही होगी। तो इनका क्या करें? तो अगर एमएलए है, उसका प्रतिनिधित्व कहाँ कहाँ होगा? उसका नगर पालिका बोर्ड में भी होगा, नगर परिषद में भी होगा, नगर निगम में भी होगा। क्या एमपी का क्या सीन है? एमपी तो बड़ा है, एमपी तो बड़ा है, तो नगर परिषद और नगर निगम में ही उसका प्रतिनिधित्व होगा। एक बार फिर ध्यान दे लेना कि जो एमएलए है उसका कहाँ पे होगा? नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। और एमपी का नगर पालिका बोर्ड में नहीं होगा, ओनली परिषद और नगर निगम में, ठीक है। ये बात होगी। तो कोई भी नगर पालिका है तो उसमें तो एक तो क्या हो गया? वार्ड। वार्ड में तो कौन है भाई साहब? सदस्य। कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन से। फिर हो गए एमपी और एमएलए भी, इनके सदस्य, प्रतिनिधित्व इनका माना जाएगा। एमएलए का तो तीनों में माना जाएगा, और एमपी भाई साहब बड़े हैं तो इनका खाली दो में माना जाएगा। किसमें? परिषद में। किसमें? निगम में। ये तो हो गए आपके जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन से। तो मनोनीत भी होंगे क्या? हाँ, मनोनीत लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, और आपके विधानसभा में है। हालांकि अब खाली राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो मनोनीत सदस्य नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 चुन सकते हो, नगर निगम में 12 चुन सकते हो। मेरी बात सुनो, कितने? 6, 8, 12। ये संख्या याद रखना, आगे ये कंफ्यूज करेगी। अभी मैं नहीं बताने वाला, जब वो धारा आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कितना है? 6, 8, 12। इनमें जो मनोनीत चुने गए हैं 6, 8, 12, इनमें से एक सदस्य क्या होगा? दिव्यांगजन होगा। यानी 6 में से एक क्या होना चाहिए? दिव्यांगजन होना चाहिए। 8 में से एक क्या होना चाहिए? दिव्यांगजन। तो ये याद रखना, 6, 8, 12। मैंने इसमें 2-3 चीजें बताई। क्या? नगर पालिका की संरचना यानी कंपोजिशन कैसे बनेगी, उसकी संरचना कैसे बनेगी? वार्ड, नगर पालिका में क्या है? वार्ड। वार्ड का क्या होगा? सदस्य। कैसे चुना जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन से, ठीक है भाई साहब। क्या एमपी एमएलए वहां प्रतिनिधित्व करेंगे? हाँ बिल्कुल, एरिया आएगा, लोकसभा में भी आएगा, विधानसभा में भी आएगा, दोनों प्रकार के चुनाव होंगे। तो एमपी बड़ा आदमी है, खाली नगर निगम और नगर परिषद की बात करेगा। तो एमएलए तीनों की बात करेगा, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका बोर्ड। तो मनोनीत सदस्यों का क्या सिस्टम है भैया? मनोनीत सदस्यों का सिस्टम यह है कि राज्य सरकार मनोनीत तो करेगी, लेकिन नगर पालिका बोर्ड के लिए 6, नगर निगम के लिए 12, नगर परिषद के लिए 8। और इनमें से मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य क्या होगा? दिव्यांगजन। मेरे हिसाब से ये बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलो, मतदान का अधिकार बताओ। मैंने मतदान का अधिकार किसका होगा? एमएलए बोर्ड में भी करेगा, परिषद में भी करेगा, नगर निगम में भी करेगा। एमपी मनोनीत सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मनोनीत सदस्य को मतदान का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। क्या एमपी को मनोनीत सदस्य को होगा? नहीं होगा। क्या एमपी को होगा? बिल्कुल होगा। एमएलए को होगा? बिल्कुल होगा। अब ये बात याद कर लेना। प्रश्न ये आएगा स्टेटमेंट में कि भाई सदस्य मतदान का अधिकार होगा सदस्य को।
एमपी को मतदान का अधिकार नहीं होगा, एमएलए को मतदान का अधिकार नहीं होगा, और एक आएगा कि मनोनीत सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा। इसमें से कौन से गलत है कौन से सही, वो आप अपने आप छांट लो। कहने की बात है कि ये जितने भी प्रकार के सदस्य हैं उसमें से मनोनीत सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा। ओके, मनोनीत सदस्य पर 24 और 35 के उपबंध, आगे पढ़ेंगे ये धारा, आगे पढ़ेंगे ये धारा अच्छी तरीके से, उपबंध लागू होंगे। राज्य सरकार मनोनीत सदस्य को कभी भी हटा सकती है, कभी भी हटा सकती है, आधी रात को भी हटा सकती है, एक नोटिस निकाल के उनको हटा सकती है। ठीक है, मनोनीत सदस्यों में से एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा, मैंने बता दिया। एमपी व एमएलए इस अधिनियम की किसी भी निर्भरता व कार्यवाही के लिए अधीन नहीं होंगे। कहने का इसका क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि भाई एमपी एमएलए किसकी योग्यता के अनुसार, जो उसके संविधान में जो दे रखी है एमपी एमएलए, या जो चुनाव आयोग या जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसमें जो योग्यताएं हैं वो उन पे लागू होंगी। इसमें जो सदस्यों पे जो निर्भरताएं वो जो लागू हो रही हैं वो एमपी एमएलए के लागू नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब मतदान का अधिकार किसको नहीं होगा? मनोनीत सदस्य को। मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य दिव्यांगजन वाला होगा। ठीक है, दूसरा, राज्य सरकार कभी भी इनको हटा सकती है, और मनोनीत सदस्यों में 24-35 के उपबंध में बता दूंगा, और एमपी एमएलए पर इस अधिनियम की कोई प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आगे चले। चलो अब देखो, ये तो सीधी सी बात है कि नगरपालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर, जब जनगणना पूर्ण होगी तो वार्डों की जनसंख्या के आधार पर पुनः उद्धारित करेगी, यानी और वार्ड बढ़ाए जाएंगे। सीधी सी बात, जनसंख्या बढ़नी है तो वार्डों की संख्या भी बढ़, और कौन करेगा? राज्य सरकार। हमें कौन करेगा? राज्य सरकार, जनगणना के बाद। अब देखो, आरक्षण, SC ST और पिछड़े वर्ग। ठीक है, SC ST का जो आरक्षण होगा वो उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा, जनसंख्या के अनुपात। जैसे मान लो ST SC की जनसंख्या है 60%, तो उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60%, ऐसे करके। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या होगी, मान लो कि 50% में से घटा दो, क्या घटा दो? SC ST की जो सम्मिलित जनसंख्या है वो घटा दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण। परंतु वो 21% से ज्यादा नहीं होगा। सर ये हमें, मेरे तो समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो किसी भी नगरपालिका में SC और ST का जो है वो जो जनसंख्या है वो है आपके 40%। क्या है? 40%। तो पिछड़े वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? 50 - 40%, तो कितना हो जाएगा? 10%। आरक्षण कितना हो जाएगा उनका? 10%। मान लो 50 माइनस उनके लिए, अगर उनकी जनसंख्या है वो है 35%, तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण कितना हो जाएगा? 15%। मान लो उनकी जनसंख्या है 25%, तो पिछड़े वर्गों की सीटें कितनी हो जाएंगी? 25%। नहीं, 25 नहीं होंगी। क्यों? कितनी होंगी? 21%, क्योंकि आरक्षण 21% से ज्यादा नहीं हो सकता है। किसका? पिछड़े वर्ग का। ठीक है, दो चीजें, SC ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, पिछड़े वर्गों का आरक्षण 50% में से SC और ST की सम्मिलित जनसंख्या निकाल दो, परंतु 21% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये बात। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर SC और ST की जनसंख्या 70% से अधिक नहीं है तो पिछड़े वर्गों के लिए एक सीट आरक्षित होगी। पिछड़े वर्गों के लिए एक सीट आरक्षित होगी, जहां SC और ST की शामिल जनसंख्या का प्रतिशत यदि 70% से अधिक नहीं है तो एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगा। समझ में आ गई बात?
यानी 50% में से उनकी सम्मिलित जनसंख्या निकाल देंगे, 21% से अधिक उनका आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अगर 70% से अधिक उनकी जनसंख्या नहीं है तो एक स्थान उनके लिए आरक्षण होगा। ठीक है, अब ये तो हो गए SC ST OBC, मान लो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या। तो महिलाओं का क्या है? महिलाओं का है कि मान लो टोटल सीट है उसकी आधी सीटें, टोटल सीट की आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए में से भी आधे स्थान किसके लिए होंगे? महिलाओं के लिए। ठीक है, यानी कुल में से भी महिलाओं के लिए आधे होंगे और इनमें से भी आधे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आरक्षण की बात करूं, तो SC ST इसमें जनसंख्या के अनुपात में, तो पिछड़े वर्गों का क्या सीन है भाई? पिछड़े वर्ग का है 50% माइनस SC प्लस ST, बट नॉट मोर देन 20% से ज्यादा नहीं होगा। अगर इनकी जनसंख्या अगर 70% से ज्यादा नहीं है तो एक सीट, और वुमन कैंडिडेट के लिए टोटल में से हाफ सीट्स, चाहे वो कुल जनसंख्या में से हो या चाहे SC ST या आपके पिछड़े वर्ग में से हाफ सीट, ये क्या होगा? आरक्षण। ठीक है साहब, आगे चलते हैं हम। तो अब मुझे ये बताओ, धारा 3 क्या कहती है? नगर पालिकाओं का परिसीमन। 4 क्या कहती है? उपबंधों से छूट। 5 क्या कहती है? नगर पालिका की स्थापना। 6 क्या कहती है? नगर पालिका की संरचना। अब देखो, घोषणा भी हो गई, उसकी मोहर भी बन गई, बॉडी भी बन गई, निगमित निकाय भी बन गया, और वार्ड में जो स्थान है सदस्यों के लिए वो भी आरक्षित हो गए, और वार्ड भी बन गए, उनका प्रतिनिधित्व भी हो गया, MP MLA मनोनीत सदस्य का भी हो गया। तो जब भाई इनका चुनाव हो गया, इनके लिए सारी चीजें हो गई, तो इनका कुछ पदावधि तो होगी, इनका कार्यकाल तो होगा, या इनके चुनाव करके छोड़ ही देंगे? ठीक है, तो जब स्थापना के बाद, निगमित निकाय के बाद, जब संरचना बता दी, प्रतिनिधित्व बता दिया, सदस्य बता दिया गया, तो उनकी कुछ कार्यकाल भी तो फिक्स करो। तो धारा 7 में क्या आ गया? कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का, नियत बैठक से। अगर मान लो पहले विघटित हो गई तो शेष समय के लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी? शेष समय के लिए। ठीक है, ओके। प्रथम बैठक जो सामान्य निर्वाचन के बाद। ठीक है, तो यदि कोई नगरपालिका पहले विघटित कर दी जाती है तो नवगठित नगरपालिका बचे हुए, मान लो कोई नगरपालिका है 3 साल चली और विघटित हो गई, विघटन के कई तरीके आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। विघटित हो गई तो नई नगरपालिका गठित की जाएगी, वो कितने साल के लिए की जाएगी? 2। बस सिंपल इतनी गणित है इसमें, और कुछ नहीं है। चलो, तो नगरपालिकाओं का परिसीमन घोषणा हो गई, उपबंधों से छूट मिल गई, उनकी स्थापना भी हो गई, कंपोजिशन भी हो गया, संरचना भी हो गई, और उनकी कार्यकाल भी हो गया। अब चलाएंगे क्या? शासन। ठीक है, नगरपालिका बनके तैयार। तो शासन कैसे चलाया जाएगा? शासन चला जाएगा अध्यक्षों के माध्यम से। बस इतना ही है। नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होगा, किसके माध्यम से? अध्यक्ष के माध्यम से। यानी शासन मेन चलाएगा कौन? उनका अध्यक्ष। सीधी सी बात है। तो ये धारा कौन सी है? 8। आगे वार्डों में विभाजन। क्या है? वार्डों में विभाजन। नगरपालिका है, उसको वार्डों में विभाजन करेंगे। ठीक है, तो उसके जो भी अपन राज्य सरकार जो उनके लिए चुनाव के लिए जो नियत स्थान करेगी कि भाई कि चुनाव होंगे और इतनी सीट इस नगरपालिका के लिए घोषित की जाती है, तो वो ही क्या होंगे? वार्ड। कि भाई यह 20 सीट है तो 20 सीट क्या हो जाएंगे? 20 वार्ड। और उनका अनुपात उस जनसंख्या के अनुपात के आधार पे होगा। यानी जितना उन नियत स्थानों की संख्या का जो गवर्नमेंट ने जो स्थान निर्धारित करे हैं, वो अनुपात जनसंख्या के साथ जो आएगा वही वार्डों की संख्या के साथ आएगा। ये वार्डों में क्या कर दिया अपन ने? विभाजन। वार्डों में क्या कर दिया? विभाजन। अब वार्डों का अवधारण करेंगे। वार्डों का अवधारण का मतलब निर्धारण करेंगे। वार्डों क्या करेंगे? निर्धारण। अब देखो अवधारण कैसे करेंगे, वार्ड बांटेंगे कैसे? ठीक है, वार्ड की घोषणा तो कर दी, अब वार्ड का भी तो कोई भौगोलिक एरिया होगा, वार्ड कैसे बांटेंगे? ठीक है,
वार्ड बांटेंगे निर्वाचन के उद्देश्य के लिए, यानी स्थान घोषणा करी ना किसने, राज्य सरकार ने, तो किसके लिए, चुनाव के उद्देश्य के लिए, ठीक है। फिर वार्ड की सीमा होगी, वार्ड की सीमा होगी वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब वो जो वार्ड है, क्या आरक्षण नहीं होगा वार्डों में, होगा। किसके लिए, एससी एसटी पिछड़े वर्ग महिला के लिए, मैंने बता दिया होगा। क्या महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या होगी, बिल्कुल होगी, पिछली धारा में बात कर चुके हैं। अच्छा, ये जो एससी एसटी पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए आवंटन कैसे होगा, इनका इनका रोटेशन के हिसाब से होगा। मैं पहले ही परिभाषा में मैंने आपको बता दिया था कि आपने कभी सुना हो सरपंचों का चुनाव जब चलता है कि यार अब की बार एसटी की सीट आने की संभावना है, अब की बार, अरे पिछली बार यार ओबीसी की आई थी तो अब की बार हो सकता है नंबर एसटी का हो, तो वो किस हिसाब से होता है, रोटेशन के हिसाब से होता है, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से होता है, तो वो रोटेशन के हिसाब से। और वार्डों का निर्धारण डिटर्मिनेशन करते समय, उदाहरण करते समय ये चीज याद रखें कि सभी वार्ड भौगोलिक रूप से जुड़े हो। भौगोलिक रूप से जुड़े होने का मतलब है कि मान लो ये नगर पालिका है, जैसे वार्ड 1 है, ये वार्ड 2 है, तो ये भौगोलिक रूप से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। फिर ये वार्ड 3, ऐसे वार्ड 4, ऐसा नहीं है कि वार्ड 4 वार्ड 15 ऐसे, ठीक है, आपस में भौगोलिक रूप से जुड़े हो, ठीक है। फिर और ये जो है, जो एससी और एसटी के जो आरक्षित स्थान है, आरक्षित स्थान है, वह अलग अलग भागों में होने चाहिए, और वो जनसंख्या जहां पे तुलनात्मक रूप से अधिक है वहां पे एससी एसटी के जो आरक्षित स्थान है वो होने चाहिए, जहां पे तुलनात्मक रूप से जनसंख्या उनकी अधिक है। अच्छा, वार्डों का नंबरिंग कहाँ से होगी, वो उत्तर पश्चिमी कोण से होगी। जो भी नगर पालिका क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी कोण से होगी। कहाँ से, उत्तर पश्चिम कोण से अपन स्टार्ट करेंगे, यही है क्या, उत्तर पश्चिम, इधर कोण से उनका संख्याकन यानी नंबरिंग उनकी स्थान होगी। अच्छा, वार्ड अगर बना दिए, वार्ड अगर आपने बना दिए तो कोई अगर ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि आपने वार्ड, भाई पब्लिक हो सकता है कि नहीं नहीं ये वार्ड इधर से क्यों कर दिए, वार्ड इस वार्ड में हम आने चाहिए, तो उस ऑब्जेक्शन के लिए 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, टोटल 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, ओके। ये अब निर्वाचन आ गया, चलो ठीक है। तो अपन आज का इसमें थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं 2 ही मिनट में, ठीक है। धारा 3 से, धारा 3 क्या कहती है, नगर पालिकाओं का परिसीमन होगा, नगर पालिकाओं का परिसीमन होगा। उसमें क्या होगा कि राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, शामिल कर सकती है, अपवर्जित कर सकती है, ये सारी चीजें उसमें थी। फिर अलग अलग उसमें ये था कि मान लो कि किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाता है तो 6 वर्ष के भीतर भीतर उसमें क्या किया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा। अगर मान लो किसी नगर पालिका में अगर उसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है, देखो ये स्थानीय क्षेत्र था, या तो इसको क्या कर दे, नगर पालिका घोषित कर दे, या किसी दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दे, या क्या कर दे उसको अपवर्जित कर दे, या नगर पालिका में रहे ही नहीं, यही था, रहे ही नहीं, ठीक है। या नगर पालिका की सीमाओं में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। कौन कर सकता है, राज्य सरकार। कैसे कर सकती है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये बताया था आपको कि मान लो नगर, किसी गांव को नगर पालिका घोषित किया जाता है तो उसके अध्यक्ष, सॉरी उसके सरपंच, उप सरपंच और पंच क्रमशः क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। अगर मान लो किसी में शामिल किया जाता है तो वो सारे उसके सदस्य ही माने जाएंगे, किसी नगर पालिका में शामिल किया जाता है। उसके बाद में अपन ने धारा पढ़ी 4, यानी कोई भी अनुपयुक्त, जो किसी नगर पालिका के लिए कोई उपबंध अनुपयुक्त लगते हो तो उनको क्या कर देगा, राज्य सरकार उसको छूट दे देगी उनको लागू करने से। धारा 5 में क्या किया, नगर पालिका की स्थापना। धारा 5 में क्या किया, नगर पालिका की स्थापना और निगमन, शाश्वत उत्तराधिकार, निगमित निकाय, सामान्य मुहर। औद्योगिक नगरी को कौन घोषित करेगा, राज्यपाल। सांस्कृतिक और पर्यटन वाली को राज्य सरकार, और उसको औद्योगिक वाली को राज्यपाल। फिर 6 में नगर पालिका संरचना, उसमें सारे सदस्य बताए, एमएलए, एमपी, मनोनीत सदस्य वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, और मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं, 6, 8, 12, और राज्य सरकार मनोनीत सदस्य को कभी भी हटा सकती है। दूसरा,
उसमें एक दिव्यांगजन होगा। ये सारी मैंने बातें आपको बताई। फिर साथ में फिर आते आते क्या आ गई, पदावधि, यानी उनकी टर्म कार्यकाल क्या होगा, तो क्या होगा 5 साल। अगर विघटित पहले हो जाती है तो उसका चुनाव अपन बची हुई अवधि के लिए करवा सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद 8 नगर पालिका का शासन चलाया कैसे जाएगा, अध्यक्षों के माध्यम से। किसमें निहित होगा, नगर पालिका में। 9 में वार्डों में विभाजन, किसको जो नियत स्थान है जो राज्य सरकार बताएगी उसी के बराबर क्या होंगे, वार्ड होंगे। फिर धारा क्या आ गई, 10 वार्डों का अवधारण कैसे होगा, भौगोलिक रूप से सहत होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, निर्वाचन के उद्देश्य के लिए होंगे, उसमें SC ST पिछड़े वर्गों का आरक्षण होगा, महिलाओं के लिए भी स्थान होंगे, और इन सब आरक्षित स्थानों के लिए कैसे सीटों का उदाहरण होगा, चक्रानुक्रम क्रम में। और SC ST की सीटें ये कहाँ आरक्षित होंगी, जहाँ तुलनात्मक रूप से उनकी जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो ये धाराएं अपन ने पढ़ी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और लगातार पढ़ाई रहे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप, है ना, तो इतनी लंबी क्लास भी हो गई है। तो चलो आपको मैं कुछ PDF दिखाता हूँ। जैसे ये बताते हैं आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखो, अपने पढ़ा ना, धारा 6(1) के 2 बताओ। 1 मिनट, आपको दिख रहा है, धारा 6 पढ़ी, नगर पालिका का, नगर पालिका की संरचना। मनोनीत सदस्य की बात करी। देखो, बुद्धाराम सैनी, ये वार्ड नंबर 12। आदेश तर नगरीय निकाय की अवधि जो पहले भी हो तक के लिए नगर पालिकाओं में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को सेवर सदस्य मनोनीत करती है। मनोनीत करती है, कौन करती है, राज्य सरकार, आगामी आदेश तक। इनको कर दिया। ठीक है, ये पहले हृदय कुमार शर्मा जी थे और अब आपके कुमारपाल गौतम है। आगे समझ में। तो इस प्रकार से सदस्य नियुक्त, मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और दिखाऊं, हाँ ये अपन ने देख ही लिया था, पहले ही देख लिया था। चलो और दिखाते हैं आपको। ये देखो, क्या राज्य सरकार मनोनीत सदस्य को कभी भी हटा सकती है, हटा सकती है। तो ये आपकी धारा किसमें है, 6 में है। आपको ये बीच में उपधारा कोई नहीं पूछेगा, वहाँ उपधारा याद नहीं होगी कि 6 में 8 धाराएं हैं या 9 में 10 धाराएं हैं। आपको धारा 6 याद रखनी है। तो धारा 6 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की समस्त नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में मनोनीत किए गए सदस्यों को एतत् द्वारा तत्काल प्रभाव से उनका मनोनयन निरस्त किया जाकर उन्हें सदस्य से हटाया जाता है। ये कब है, 10 जनवरी 24 का ही है, जब हृदय कुमार शर्मा जी थे। यानी सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में सारे मनोनीत सदस्यों को तत्काल रूप से हटा दिया गया था। इसका मतलब जो अपन ने पढ़ा था कि मनोनीत सदस्यों को राज्य सरकार कभी भी छूमंतर कर सकती है, तो क्या किया, बिल्कुल किया। ये चीज है। ठीक है, फिर आपके है, ये देखो, अभी अपन ने ये पढ़ा, ये देखो, धारा 6 व 9 में क्या था, बताओ 9 में क्या था, धारा 9 में विभाजन क्या था ना। ठीक है, और ये धारा 6 है, स्थान नगर पालिका की संरचना। तो राज्य सरकार ने क्या किया भाई, 15,000 तक की जनसंख्या तक सीटों की संख्या कितनी होगी, 20। उसमें था ना कि नियत स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों की संख्या होगी। तो भाई वहां सीटों की संख्या कर दी 20, तो 20 करती तो वहां 20 ही वार्ड होंगे। कितने होंगे, 20 ही वार्ड होंगे। ठीक है, कितनी जनसंख्या तक, 15। ठीक है, जैसे मान लो कि ये है 25,000 से लेके 40,000 तक, कितने नियत स्थान सीटों की संख्या करी है, 35। तो 35 ही क्या होंगी, वार्ड। देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की विभिन्न नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं की सीटों का निम्न प्रकार से निर्धारण करती है। ठीक है, ये सारी चीजें ये मैंने आपको बता दिया जो धारा 9 में था। ठीक है, ये मैं आपके लिए अलग से PDF निकाल के लाया था कि आपके थोड़ा सा दिमाग में ये बैठ जाए। तो ये किसके लिए, निगम, परिषद, पालिकाओं में, जहां मान लो कि किसी कोई भी नगर परिषद है, वहां अगर मान लो 2 लाख से लेके 3.5 लाख तक की जनसंख्या है, तो वहां सीटों की संख्या कितनी होगी,
65, ये इन्होंने निकाल दिया। इसका मतलब वहां 65 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे? 65 वार्ड होंगे। ठीक है, तो सर उसमें ये था कि 13 से कम वार्ड नहीं होंगे, तो कहाँ है? तो वहां अब ये कई जगह बहुत सारे ये क्वेश्चन चलेगा कि सर मिनिमम वार्ड 20 होने चाहिए, मिनिमम वार्ड। अरे उसमें मिनिमम थोड़ी लिखा है, उसमें लिखा है कि 13 से कम नहीं होने चाहिए और राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करे। तो राज्य सरकार ने अधिसूचित कर दिया, लेकिन 13 से कम नहीं है, तो अपने को आंसर तो उसमें 13 ही करना है। ठीक है, एक आधी और पीडीएफ दिखा देता हूं है तो। अब ये है, ये अपन ने जो पढ़ा था, ये कह रही है कि धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा निर्धारित मानकों में राज्य सरकार किसी क्षेत्र के महत्व, स्थानीय आवश्यकता, उन्हें परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानकों में शिथिल देते हुए किसी लघु शहरी क्षेत्र नगर परिषद को नगर निगम बना सकता है, नगर पालिका को नगर परिषद घोषित कर सकते हैं और किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। यानी ये राज्य सरकार किसी भी नगर पालिका को नगर परिषद भी घोषित कर सकता है, नगर परिषद को नगर निगम भी घोषित किया जा सकता है। ये ऐसी शक्ति उसमें निहित है। फिर एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि आपके दिमाग में, चलो अब मैं आपको बताता हूं। ये आपको अगर दिख रहा है तो शायद दिख रहा होगा। चलो वैसे मैं बता देता हूं इसका, कि मान लो कि एक ग्राम पंचायत है ना, ये वो कहाँ गया, कोई ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है। इस पूरी ग्राम पंचायत को मान लो नगर पालिका घोषित कर दें, तब तो इसके सरपंच और उप सरपंच और पंच, ये तो क्या बन जाएगा, चेयरमैन, ये बन जाएगा वाइस चेयरमैन और ये बन जाएगा मेंबर। चलो ठीक है, ये तो एक था। मान लो कि दो ग्राम पंचायत, दो गांवों को नगर पालिका घोषित कर दें। ये दो गांव है, इस इन दोनों को नगर पालिका घोषित कर दें। इसके भी सरपंच उप सरपंच व पंच रहेंगे, इसके भी सरपंच उप सरपंच व पंच रहेंगे। तो अब किसको अध्यक्ष चुनोगे? इस स्थिति में जिस गांव की जनसंख्या ज्यादा है उसके सरपंच को चेयरमैन, उसके उप सरपंच को वाइस चेयरमैन। ठीक है, चलो ये हो गया। मान लो 3 गांव हैं, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है उसके सरपंच को चेयरमैन, जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पे है उसके उप सरपंच को उपाध्यक्ष और बाकी सबको सदस्य। समझ में आ गया क्या? यही वो चीज इसमें थी, ये रही। ये उपधारा 8, इसमें देखो कि एक पूर्ण ग्राम पंचायत व एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत ऐसे हो, तो जो पूर्ण ग्राम पंचायत है ना उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष शेष वार्डों को, ये रहा ये अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष, यानी पूर्ण ग्राम पंचायत है उसको, बाकी को सदस्य। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत और आंशिक ग्राम पंचायत हो तो उसमें यह होगा कि नवगठन में शामिल की गई ग्राम जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है उसको अध्यक्ष। ठीक है, और अगर मान लो कि 2 से अधिक है जिसके दूसरे नंबर पे जनसंख्या है उसको क्या कर देंगे, जिसकी जनसंख्या द्वितीय नंबर पे है ओके, सरपंच को नवगठित नगरपालिका का उपाध्यक्ष, नवगठित नगरपालिका का उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा शायद ये सरपंच आएगा इसमें, इसको गलत बता दिया था। यानी जिसकी दूसरे नंबर पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है उसके सरपंच को फिर क्या करेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे। कोई समस्या यहाँ तक? चलो ठीक है, और देख लेते हैं कोई पीडीएफ, आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा। ये नगर पालिका वाला बता ही दिया था, चलो इतना ही है। ठीक है, तो धारा आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, धारा कैसे, धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या, नगर पालिका का परिसीमन, उपबंधों से छूट, उपबंधों से छूट। यहां तो क्या कर दी
घोषणा, यहाँ उपबंधों से छूट, यहाँ क्या कर दी, नगर पालिका की स्थापना। बताओ उसके बाद क्या कर दी, संरचना। संरचना के बाद क्या कर, क्या उसकी पदावधि नहीं होगा, क्या कार्यकाल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या आप शासन नहीं चलाओगे अध्यक्षों के माध्यम से, अब क्या वार्डों का विभाजन नहीं करोगे, क्या वार्डों का अवधारण नहीं करोगे। इस जोड़े में याद रखनी है 3 से 10 तक, 3 से 10 तक। नगर पालिकाओं का परिसीमन किया, घोषणा की, उपबंध, स्थापना, संरचना, पदावधि, नगर पालिकाओं के शासन अध्यक्ष के माध्यम से, वार्डों का विभाजन, वार्डों का उदाहरण। ये धारा आपकी याद होनी चाहिए। बाकी कल करेंगे, थोड़ा आज ज्यादा ही टाइम लग गया, ठीक है। अच्छी अच्छी धारा भी याद कर ली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।